अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। बेसिकली 4 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन के लिए हम सिंबल यूज करेंगे प्लस का, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे माइनस का, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज करेंगे स्टार का या इसे स्टेरिक भी कहते हैं, और डिवीजन के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल यूज करेंगे। मैथमेटिक में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स का सिंबल यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आपने एक्स का सिंबल यूज नहीं करना बल्कि स्टेरिक का सिंबल यूज करना है। एक्स यहाँ पर अल्फाबेटिक कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल होता है, और डिवीजन के लिए आप मैथमेटिक्स में इस तरह का कुछ सिंबल इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब प्रोग्रामिंग में आपने फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल यूज करना है डिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 10 + 2 हो जाए, 10 में से हम 2 को माइनस कर लें, या 10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ, या 10 को मैं डिवाइड कर दूं 2 के साथ। ये कैलकुलेशन C++ से हम कैसे करेंगे, इसका हम डायरेक्टली कोड लिखते हैं। ये लाइंस सारी मैं एक वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपको इन लाइंस के बारे में समझना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां मैंने एक लिंक दिया है, वो उस वीडियो का ही लिंक है जिसमें मैंने ये सारी लाइंस एक्सप्लेन की हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट यही वाली कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। हमने अपना कोड इस 5 और 6 नंबर लाइन के दरमियान में लिखना है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, एक लाइन की स्पेस क्रिएट हो गई। यहाँ पर मैंने अपना कोड अब लिखना है। ये कैलकुलेशन करने के 2 मेथड्स हैं, एक विदाउट यूजिंग वेरिएबल, दूसरा यूजिंग वेरिएबल्स। पहले हम फर्स्ट वाला मेथड देखते हैं। इस मेथड के लिए आपको काउट की कमांड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ काउट 2 लेस के साइन, और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10 + 2 सेमीकोलन। इसी तरह काउट 2 लेस के साइन 10 - 2 सेमीकोलन, काउट 10 × 2 सेमीकोलन, काउट 2 लेस के साइन 10/2। प्रोग्राम को मैंने सेव किया। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपने सारी कैलकुलेशन एक साथ ही करनी है, मतलब एडिशन आप कर रहे हैं तो आपने सब्ट्रैक्शन भी करनी है, या मल्टीप्लिकेशन भी करनी है, या डिवीजन भी करनी है। आप कोई एक भी यूज कर सकते हैं या मल्टीपल भी यूज कर सकते हैं। इवन कि आप डिवीजन को या इनमें से किसी भी ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम भी लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी क्यों लिखी, क्योंकि मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, इसलिए मैं सबको ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को मैंने रन किया तो देखें इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये 12, 8, 2, 0 और 5। 12 आंसर है इसका, 8 आंसर है इसका, और 20 आंसर है इसका, और 5 आंसर है इसका। अब ये सारे बस इकट्ठे शो हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एंडल नहीं लगाया हुआ। मैं यहाँ पर एंडल लगा के दिखाता हूँ। हर आउट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंडल, ताकि ये आउटपुट मेरी अलग-अलग शो हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कॉपी किया ताकि मेरा टाइपिंग में जो टाइम है वो सेव हो जाए। सब जगह मैंने एंडल लिख दिया। अब मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट कैसी आती है। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो अब देखें आउटपुट पे क्या शो हो रहा है। पहले 12 शो हो रहा है जो कि इस लाइन नंबर 6 की आउटपुट है, फिर 8 शो हो रहा है जो कि लाइन नंबर 7 की आउटपुट है, फिर 20 शो हो रहा है जो कि लाइन नंबर 8 की आउटपुट है, फिर 5 शो हो रहा है जो कि लाइन नंबर 9 की आउटपुट है। पहले यही आउटपुट आ रही थी लेकिन वो एक ही लाइन में थी, बस अब इस एंडल की वजह से सारी आउटपुट अलग-अलग शो हो रही है। अगर आप इनमें से कोई ऑपरेशन यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, जिस तरह मैं फिलहाल समझाने के लिए इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ। प्रोग्राम को मैंने सेव किया। अब मैं रन करके देखता हूँ जो आउटपुट कैसी आती है। तो देखें अब वो 8 जो आ रहा था वो रिमूव हो गया जो कि लाइन नंबर 7 की आउटपुट थी। तो अपनी मर्जी से जो आप ऑपरेशन चाहें वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने सारे ही एग्जीक्यूट करने हैं। इवन के आप जिस तरह मैं फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 8 को मल्टीपल टाइम लिख देता हूँ। प्रोग्राम को मैंने सेव किया। अब रन करके देखते हैं। अब 20 2 दफा आएगा। देखें 20 2 दफा आ रहा है। तो आप कोई भी ऑपरेशंस को 2 दफा या 2 से ज्यादा दफा भी लिख सकते हैं, या किसी ऑपरेशन को ना भी लिखें तो कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। फिलहाल मैं इसे अनकमेंट ही कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं दूसरा मेथड जो कि है वेरिएबल को यूज करते हुए। इस मेथड में आपने ये जो दोनों वैल्यूज हैं 10 और 2, इनको आपने वेरिएबल में रखना है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं वेरिएबल एक बना लेता हूँ a, और उसमें मैं सेव कर दूंगा 10, और एक वेरिएबल बनाऊंगा b, उसमें मैं सेव कर दूंगा 2, और फिर काउट में मैंने वही वेरिएबल यूज करने। तो कोड में हम इसको किस तरह लिखेंगे, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और एक लाइन की स्पेस क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट a ही बनाया, एक वेरिएबल बनाया a जिसको मैंने इंट ही डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही मैं उसको इनिशियलाइज भी करता हूँ 10 सेमीकोलन, और दूसरे वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करता हूँ और साथ ही इनिशियलाइज करता हूँ विद वैल्यू 2। अब आप यहाँ पर इन वैल्यूज की बजाय वो वेरिएबल दे सकते हैं जिसमें
जिसमें आपने इन वैल्यूज को रखा हुआ है। जिस तरह मैंने 10 को सेव किया था ए में, मैं यहाँ ए रख सकता हूँ। 2 को मैंने सेव किया था बी में, तो मैं यहाँ बी रख सकता हूँ। इसी तरह ये सारे 10 की बजाय मैं ए कर देता हूँ और सारे 2 की बजाय मैं बी कर देता हूँ। दूसरा ये मेथड है। इसकी आउटपुट भी वैसी ही आएगी जैसे पहले आ रही थी। मैंने प्रोग्राम को सेव किया और रन किया तो देखें आउटपुट वैसी ही है जैसे पहले विदाउट यूजिंग वेरिएबल थी। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इसमें मैंने लाइन नंबर 6 पे और 7 पर दोनों वेरिएबल को अलग-अलग डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया। पहले मैंने आपको बताया था कि आप इनको एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हो। इस तरह मैं लिखता हूँ इंट a, b और सेमीकोलन। ये तब हम कर सकते हैं जब मल्टीपल वेरिएबल हों और उनकी एक ही डेटा टाइप। तो आप दरमियान में कॉमा यूज करें और सारे वेरिएबल को इकट्ठा डिक्लेयर कर सकते हैं और बाद में आप उनको वैल्यू भी दे सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे a में 10 सेव कर देता हूँ और b में 2 सेव कर सकता हूँ। तो इस तरह भी कोड लिखा जा सकता है। लाइन नंबर 6 को और 7 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको साथ ही डिक्लेयर करें और साथ ही इनिशियलाइज भी कर दें। जिस तरह यहाँ लिखें इंट स्पेस के बाद a इज इक्वल टू 10 कॉमा b इज इक्वल टू 2 और सेमीकोलन। लाइन नंबर 6 और 7 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जो सा मेथड यूज करते हैं ये सारे ही ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे सी आउट में दोनों वेरिएबल ही यूज करने हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे हर सी आउट में दोनों वेरिएबल यूज किए हुए, जरूरी नहीं है। आप कोई एक वेरिएबल रख लें या दूसरी वैल्यू रख लें। जिस तरह मैं यहाँ पे b की बजाय डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ, कुछ मैं 2 रख देता हूँ, कुछ मैं 2 के बगैर। रन करके दिखाता हूँ कैसी आउटपुट आती है। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अब रन करके देखें आउटपुट वैसी ही आएगी जैसे पहले थी। तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर लाइन नंबर 10 में और 11 में हमने दोनों वेरिएबल यूज किए थे और लाइन नंबर 8, 9 और 12 पर हमने एक वेरिएबल यूज किया था और दूसरी वैल्यू को डायरेक्टली पास किया था। तो आप इस तरह भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यू रखनी है, आप मल्टीपल रख सकते हो। इस तरह मैं यहाँ प्लस के बाद 10 लिख देता हूँ और फिर से मैं b को प्लस कर देता हूँ। b में वैल्यू ऑलरेडी 2 पड़ी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर b लिख दिया। प्लस के बाद मैंने फॉर एग्जांपल 5 रख दिया। और ये भी जरूरी नहीं कि आपने एक एक्सप्रेशन में सिर्फ प्लस ही लिखने, आप मल्टीपल भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस के बाद मैंने 10 लिख दिया, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा। इस तरह की कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। इवन के हम कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंटल टास्क भी परफॉर्म करेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, उसमें भी ये एग्जांपल थोड़ी डिटेल में भी आएंगी। इसको रन करके देख लें तो देखें वैल्यू इस एक्सप्रेशन के मुताबिक आ रही। पहली वैल्यू आ रही 19, तो ये इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करें तो वैल्यू 19 ही कैलकुलेट होती है, तो वही आउटपुट पर भी आ रहा है। इसको करने का एक और भी तरीका है कि हम अभी तो यहीं पे हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहे हैं। ये साथ ही कैलकुलेट हुआ और यहीं पे डिस्प्ले हो गया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन हम एक वेरिएबल में रखें। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि a प्लस b का जो रिजल्ट है वो c वेरिएबल में सेव हो और a माइनस b का जो रिजल्ट है वो d वेरिएबल में सेव हो और a मल्टीप्लिकेशन ऑफ b का रिजल्ट e वेरिएबल में सेव हो और a डिवाइडेड बाय b का रिजल्ट सेव हो f वेरिएबल में, और फिर ये वेरिएबल डिस्प्ले हो, ना कि सिर्फ ये कैलकुलेशन। इसको कोड में हम कैसे लिखेंगे, पहले तो आपने ये कैलकुलेट करना है किसी भी वेरिएबल में। मैं यहाँ पे सारे ये जो c, d, e, f इन सारे वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। इंट c, d, e, f सेमीकोलन। अब c में रिजल्ट आएगा a प्लस b का, तो मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। d में रिजल्ट है सब्ट्रैक्शन का, तो d इज इक्वल टू a माइनस b सेमीकोलन। सिमिलरली e इज इक्वल टू a इंटू b सेमीकोलन। f इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b सेमीकोलन। ये सारे इन वेरिएबल्स में मैंने अपनी कैलकुलेशन का रिजल्ट सेव कर लिया। अब मैं इन्हीं वेरिएबल्स को यहाँ पर डिस्प्ले करूंगा। ये मैं कैलकुलेशन रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ c, यहाँ लिख देता हूँ d, यहाँ लिख देता हूँ e, यहाँ पर f, और ये लास्ट वाली लाइन में रिमूव कर देता हूँ। अब प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट कैसी आती है। तो देखें ये आउटपुट वैसी है जैसे पहले शो हो रही थी। पहले हमने देखा था 12 डिस्प्ले हो रहा था दोनों नंबर्स की एडिशन का, फिर 8 देखा था जो a माइनस b का रिजल्ट था, फिर 20 देखा था जो a इंटू b था, 10 इंटू 2 20, और फिर 5 है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो वही रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं जो पहले थे। तो एक तरीका हमने ये भी देखा कि हम वेरिएबल्स की कैलकुलेशन हम उससे पहले कर लें और फिर बाद में उसको डिस्प्ले कर दें। तो ये आपने ध्यान रखना है कि डिस्प्ले करने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जानी चाहिए, वरना डमी या
गार्बेज वैल्यू शो हो जाएंगी। जिस तरह डी को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया तो इस लाइन से पहले मैंने डी कैलकुलेट किया हुआ है। ई को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया तो ई मैंने इस लाइन से पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपने बस ये ख्याल रखना है कि डिस्प्ले होने से पहले वो वैल्यू कैलकुलेट हो जानी चाहिए। जिस तरह मैं इस एफ को फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये भी ठीक है कि हमारा एफ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था तो मैंने इस लाइन नंबर 17 से पहले 16 पर ही उसे कैलकुलेट कर दिया। तो कम से कम इतना जरूर करना है कि इस जहाँ पे आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो उससे पहले उसे कैलकुलेट कर, और इस लाइन से ऊपर आप कहीं भी लिख सकते हैं और इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिखना है, कहीं भी लिख सकते हैं। आउटपुट को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं यूजर के लिए। अभी तो यूजर को ये डिस्प्ले हो रहा है 12, 8, 20 और 5। अब ये है क्या, हमने यूजर को नहीं शो किया हुआ। तो मैं इस आउटपुट को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए यहाँ सी से पहले डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देता हूँ एडिशन, ताकि यूजर को पता लग जाए कि ये एडिशन का रिजल्ट है। और डबल कोटेशन मार्क्स के बाद मैं लिख देता हूँ $। के साथ। ये सारा भी मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है कि ये हम ऐसे क्यों लिखते हैं। अगर आपने वो कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और डी से पहले मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्शन, ताकि यूजर को इसका अंदाजा हो जाए। और ई से पहले मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ एफ से पहले लिख देता हूँ डिवीजन। अब मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ उसकी आउटपुट कैसी आती है। तो अब देखिए आउटपुट कुछ प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है। अब पता लग रहा है हमें कि ये एडिशन का रिजल्ट है, ये 8 सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है, 20 मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है और 5 डिवीजन का रिजल्ट है। हमने यूजर के लिए एक आउटपुट कुछ अच्छी बना ली। अपने कोड को भी कुछ हम बेहतर कर लेते हैं ताकि प्रोग्रामर भी जब इस कोड को देखे तो कुछ उसे समझ आए कि कौन से पार्ट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कमेंट के बाद लिखता हूँ कि ये डिक्लेरेशन हो रही है एंड इनिशियलाइजेशन हो रही है ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ तक लाइन नंबर 9 तक ये हमारी डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है वेरिएबल्स की, और ये वाला जो सेक्शन है ये कैलकुलेशन हो रही है। तो मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेशंस ऑफ वेरिएबल्स। और इस सेक्शन में हमारी हो रही है आउटपुट डिस्प्ले। मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट आउटपुट डिस्प्ले। तो जस्ट ये प्रोग्रामर को समझाने के लिए तो उसे समझ आ जाए कि इस सेक्शन में हम क्या काम कर रहे हैं। और ये कैलकुलेशन यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटाकर ऊपर ही रख देता हूँ इसी सेक्शन में। ये जरूरी नहीं है, आप यहाँ भी रन कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन हमने चूंकि प्रोग्राम के अपने सेक्शन बना दिए और हर सेक्शन में हम एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उनको मैंने कमेंट भी किया हुआ है, तो सजेशन यही है कि उस कैलकुलेशन को उठा के आप यहीं पर रख दें। ये आउटपुट में थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ ताकि हमारा कोड सारा क्लियरली व्यू हो जाए। तो ये मेन फंक्शन तक यहाँ पे हमारा सारा कोड नजर आ रहा है। ऊपर बस इसकी हेडर फाइल है, वो आपने ऑलरेडी समझी हुई है और देखी हुई है। तो अब दोबारा से रन करके देखते हैं तो आउटपुट इसकी वैसी आएगी जैसे पहले आ रही थी। हमने जस्ट सेक्शन बनाए अपने कोड में, तो देखें आउटपुट वैसी की वैसी ही है। तो एक प्रोग्राम को करने का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप उसमें प्रॉपरली हर सेक्शन को कमेंट कर दें और एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाएं और उसमें वही टास्क परफॉर्म हो रहे हो, ताकि प्रोग्रामर को भी कोड देखने में और समझने में आसानी हो। और आउटपुट भी आपने एक अच्छी बनानी है ताकि यूजर को भी पता हो कि जो मैं आउटपुट देख रहा हूँ उसका मतलब क्या है। तो आपने हर सी आउट से पहले कुछ मैसेज डिस्प्ले भी करना है यूजर को कि उस आउटपुट में क्या काम हो रहा है, क्या शो किया जा रहा है। वेरिएबल्स को यूज करने के कुछ फायदे हैं एज कम्पेयर टू डायरेक्ट कैलकुलेशन। जिस तरह मैंने यहाँ पहले लिखा था 10+2 और इस डी के बजाय मैंने लिखा था 10-2 और ई की बजाय लिखा था 10×2 और एफ की बजाय लिखा था 10/2। अब वेरिएबल यूज करने का ये फायदा था कि हमें वैल्यू मल्टीपल जगहों पे चेंज नहीं करनी पड़ती थी। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मुझे 10 नहीं बल्कि 20 यूज करना था, तो मुझे इन सब की जगह 20 करना पड़ेगा, फिर मेरी आउटपुट कुछ सही आएगी। लेकिन अगर यही काम मैं वेरिएबल में करता तो मुझे जस्ट यहाँ पे चेंज करना पड़ना था। अगर मैंने यहाँ पे बस लिखा हुआ है सी, जिस तरह मैंने पहले लिखा था मैं वही वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे था डी, यहाँ पे था ई, यहाँ पे था एफ। अब अगर मुझे चेंज करना है 10 की बजाय 20 तो मुझे बस यही लाइन बस चेंज करनी है। a = 10 था, मैं 20 कर देता हूँ, बाकी मुझे कहीं भी चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वेरिएबल यूज किए हैं। वेरिएबल ऑटोमेटिकली जहां जहां वेरिएबल वो यूज हो रहा होगा वहां सब जगह पे 20 ही हो जाएगा। जैसा इन 4 लाइनों में a यूज हो रहा है तो ये चारों लाइन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सी डी ई एफ इन्हीं a की वैल्यू को यूज कर रहे थे तो यहाँ भी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, जस्ट मुझे एक जगह चेंज करना पड़ा। तो वेरिएबल यूज करने का ये फायदा है कि आपको वैल्यू कम से कम जगहों पे चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सजेशन है कि अगर आपकी एक वैल्यू मल्टीपल
जगहों पे यूज हो रही है तो आप उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में सेव कर लें और फिर उसे यूज करें। जिस तरह मेरी यहाँ पर वैल्यू 20 बार बार यूज हो रही थी, लाइन नंबर 12 पे भी, 13 में भी, 14 में भी और 15 में भी, और उसी को मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा। तो मैंने उसका एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल को मल्टीपल जगहों पे यूज किया और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और एक और सजेशन ये भी है कि वेरिएबल्स की वैल्यू को आप प्रॉपरली इस तरह रखें कि वो जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं वही उनका नेम रिप्रेजेंट कर रहा हो। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल इस ए की बजाय कर देता हूँ नंबर 1 और बी की बजाय रख देता हूँ नंबर 2 और सी को मैं चेंज करता हूँ कि इसमें एडिशन का रिजल्ट होगा, मैंने जस्ट ऐड लिख दिया फॉर शॉर्ट नेम के तौर पे। और डी की बजाय मैं लिख देता हूँ सब और ई की बजाय लिख देता हूँ मल और एफ की बजाय लिख देता हूँ डिव। अब ये मेरे वेरिएबल नेम अपना पर्पस शो कर रहे हैं कि ये 20 नंबर 1 है, 2 नंबर 2 है और ये एडिशन का रिजल्ट सेव करेगा, ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेव कर रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट सेव करेगा, डिव डिवीजन का रिजल्ट सेव करेगा। अब ये इनका नेम, इनका पर्पस शो कर रहा है, तो यही वेरिएबल मैं यहीं पे भी यूज कर लेता हूँ। तो मैंने नंबर 1 लिख दिया ए की जगह पर और नंबर 2 लिख दिया बी की जगह और सी की बजाय मैं लिख रहा हूँ ऐड और डी की बजाय मैं लिख रहा हूँ सब और ई की बजाय मैं लिख रहा हूँ मल और एफ की बजाय मैं डिव लिख, और इन्हीं वेरिएबल्स को मैं यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ भी इनको चेंज कर, तो ये हमारा कोड प्रोग्रामर के लिए भी एक अच्छा व्यू दे रहा है कि हमने डिफरेंट सेक्शन भी बना लिए अपने कोड के और हर वेरिएबल के प्रॉपर नेम भी दे दिए। इस कोड में एक इशू है कि अभी तो मैंने वो नंबर लिए हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं, 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है 20 को। अगर यहाँ पर ऐसे नंबर होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर 2 की बजाय 3 कर देता हूँ और मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अब मैं रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट क्या आती है। तो देखिए आउटपुट पर एडिशन का रिजल्ट तो ठीक आ रहा है 23, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 17 आ रहा है, ये भी ठीक है, सब मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 60 आ रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन डिवीजन का रिजल्ट 6 नहीं आता। डिवीजन का रिजल्ट तो 6.666 कुछ इस तरह से आता है, ये पॉइंट वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं हुई, तो डिवीजन का रिजल्ट कुछ खराब है। इसको ठीक करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। स्टेप 1, चेंज डाटा टाइप ऑफ ऑल इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल्स यहाँ पर नंबर 1 है और नंबर 2 है, इनकी हमने डाटा टाइप चेंज करनी है। या तो आप सारे वेरिएबल्स की डाटा टाइप चेंज कर दो या किसी एक की चेंज कर दो, और चेंज करनी है हमने सबको फ्लोट कर देना है। स्टेप 2 में आपने करना है चेंज डाटा टाइप ऑफ रिजल्टेंट वेरिएबल। यहाँ पर रिजल्टेंट वेरिएबल डिव है, तो डिव की डाटा टाइप भी आपने चेंज करनी है और वो भी आपने फ्लोट ही करनी है। तो पहले हम अपने कोड में करते हैं स्टेप नंबर 1, हमें यहाँ पर इंट की बजाय लिखना है फ्लोट। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोट और नंबर 2 की डाटा टाइप भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ फ्लोट। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैंने इस डिव की डाटा टाइप रखनी है फ्लोट। अब क्योंकि ये इनसे डिफरेंट हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट मल से, तो मैं इसके साथ नहीं लिख सकता। अब मैं यहाँ तक कॉमा नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट और डिव, क्योंकि अब डिव की डाटा टाइप उनसे अलग है तो मैं उनके साथ ही मैं इनको डिक्लेयर नहीं कर सकता, मुझे अलग से लाइन में लिखना पड़ेगा। अब रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट कैसी आती है। मैंने प्रोग्राम को सेव किया और मैं रन करता हूँ, तो अब देखें अब डिवीजन का रिजल्ट ठीक आ गया, 6.6667 आ रहा है। तो ये किस तरह हुआ, इन दोनों स्टेप के परफॉर्म करने से कि पहले हमने सारे इनपुट वेरिएबल्स की डाटा टाइप फ्लोट कर दी और रिजल्टेंट वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी मैंने फ्लोट कर दी। अब ये पॉइंट्स में वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी डिव। इस कोड में भी एक इशू है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये नंबर 1 और नंबर 2 इन वेरिएबल में भी यूज हो रहा है, ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई यहाँ पे भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे मैं उसे इंट ही रखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये फ्लोट में कैलकुलेट ना हो, ये इंट में ही कैलकुलेट हो। लेकिन अब इशू ये है कि ये लाजमी कहता है कि मुझे फ्लोट में ही चाहिए, तभी मैंने रिजल्ट देना है। एडिशन का रिजल्ट तो फिर भी सही आ रहा है, लेकिन डिवीजन का रिजल्ट नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ फ्लोट नहीं करता। तो अगर मैंने इस तरह करना है कि ये नंबर 1 नंबर 2 ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन के लिए इंट में ही रहे, लेकिन डिवीजन में फ्लोट में चेंज हो जाए, इसे हम कर सकते हैं टाइप कास्टिंग के जरिए। टाइप कास्टिंग कहते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। पहले हम फर्स्ट वाली को देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा रेज कर रहा हूँ
ताकि हम क्लियरली समझ पाए। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इसमें तो वेरिएबल की डाटा टाइप एक ही होती है, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उसको उस टाइम चेंज करते हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल डाटा टाइप चेंज नहीं होती। वो बस कुछ देर के लिए चेंज होगी और बाद में वो वही रहेगी जो पहले ओरिजिनल थी। बस एक्सप्लिसिट में हम खुद से चेंज करते हैं और इम्प्लिसिट में कंपाइलर जो हमारे इस कोड को रन कर रहा है वो चेंज कर देता है। तो पहले हम देखते हैं एक्सप्लिसिट को, जिसमें हम खुद से डाटा टाइप चेंज करेंगे। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर फ्लोट की बजाय वापस इंट ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट और यहाँ भी कर देता हूँ इंट। अब एक तो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई ये अब इंट नंबर 1 और नंबर 2 यूज कर रहे हैं। बस अब ये इशू रहता है कि यहाँ पर मुझे फ्लोट करना है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। वो कैसे होगी, मैंने नंबर 1 से पहले लिखना है फ्लोट स्मॉल ब्रेसेस ओपन और नंबर 1 के बाद स्मॉल ब्रेसेस क्लोज। मतलब फ्लोट के बाद मैंने स्मॉल ब्रेसेस शुरू करी और क्लोज करी और उसके अंदर मैंने लिख दिया नंबर 1। अब नंबर 1 की ओरिजिनल डाटा टाइप इंट ही है, लेकिन डिवीजन में जब ये यूज हो रहा होगा तो पहले ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद डिवाइड होगा। तो ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी है जिसमें नंबर 1 की डाटा टाइप चेंज हो रही होगी। तो ये इस लाइन का मतलब है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रही हो तो हम कुछ वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज कर दें, इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। तो अभी हम ये खुद से कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इसी तरह इसकी भी चेंज कर, मैं नंबर 2 से पहले लिखता हूँ फ्लोट स्मॉल ब्रेसेस ओपन और नंबर 2 के बाद स्मॉल ब्रेसेस क्लोज। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, अब मैं रन करके देखता हूँ इसकी आउटपुट कैसी आती है। तो आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट मेरी वैसी आ रही जैसे पहले थी। पहले मैंने कैसे क्रिएट की थी, इन दोनों नंबर्स को फ्लोट में कन्वर्ट कर, मैंने इन दोनों जगह पे फ्लोट कर दिया था और मैंने ये टाइप कास्टिंग यूज नहीं की थी। अब दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है कि आप इसकी डाटा टाइप इंट ही रहने दें, जस्ट डिवाइड। फ्लोट में यूज कर रहा था नंबर 1 और नंबर 2 को, तो मैंने डिवाइड के लिए इनकी डाटा टाइप थोड़े वक्त के लिए चेंज करी, लेकिन उनकी ओरिजिनल डाटा टाइप इंट ही रही। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि कंपाइलर जो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है वो कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर 2 की डाटा टाइप नहीं रखता, फ्लोट में सेट नहीं करता। अब इसकी डाटा टाइप इंट में है और इसकी फ्लोट में है, तो कंपाइलर खुद से इसे फ्लोट में ले जाएगा, क्योंकि फ्लोट का साइज इंट से ज्यादा है। तो कंपाइलर इस तरह से करता है कि जो डाटा टाइप ज्यादा साइज वाली है सारी कैलकुलेशन उसी में सेव हो जाएगी। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर आपकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है, जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ div इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो और आप आंसर भी फ्लोट में लाना चाह रहे हो, इसके लिए भी आपको 10 और 2 को फ्लोट में चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ div इज इक्वल टू 10.0, 10 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.0 लिखकर फ्लोट में, डिवाइडेड बाय 2.0 सेमीकोलन। तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी फ्लोट में दी है। इस तरह भी आप कर सकते हो या आप टाइप कास्टिंग खुद से कर दो। मैं .0 नहीं लिखता बल्कि 10 से पहले लिख देता हूँ फ्लोट और 10 के बाद स्मॉल ब्रेसेस क्लोज। अब ये मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। इसी तरह 2 से पहले मैं लिख देता हूँ फ्लोट और 2 को मैंने स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिख दिया। ये मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म कर दी इसी कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मैं 2 से पहले फ्लोट खत्म कर देता हूँ तो अब ये भी ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन होगा इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के जरिए। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इस कोड को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा था डायरेक्टली कि मैंने इनिशियलाइज यहीं पर कर दिया था वेरिएबल। अब मैं चाह रहा हूँ ये यूजर दे वैल्यू, ना कि प्रोग्रामर ने हार्ड कोड किया वो। इसको करने के लिए हमें यहाँ पर सी इन यूज करना है। इस तरह मैं यहाँ पर 20 खत्म कर देता हूँ। जस्ट मैंने नंबर 1 नंबर 2 को यहाँ पर डिक्लेयर किया और उसके बाद मैं लिख देता हूँ सी इन, दो गेटर के साइन, और यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1 और फिर सी इन नंबर 2। तो अब यूजर देगा इन नंबर 1 और नंबर 2 में वैल्यू, क्योंकि पहले मैंने खुद से कोड में लिखी हुई थी। इस कोड को रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट कैसी आती है। मैंने प्रोग्राम को सेव किया और रन किया, तो देखिए मुझसे वो इनपुट मांग रहा है। आउटपुट पे कुछ शो नहीं हो रहा और वो लाइन भी नहीं आ रही डी और माई प्रोजेक्ट जो पहले शो हो रही थी। इसका मतलब है प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, वो किसी न किसी लाइन पे रुका हुआ है जो कि लाइन नंबर 9 है। ये भी मैंने पहले एक वीडियो में समझाया था। अगर आपको इस सीन के बारे में नहीं पता कि यूजर की इनपुट कैसे आ रही है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है जहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये लाइन नंबर 9 की वजह से इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नंबर देता हूँ 50, एंटर प्रेस करता हूँ। फिर से मुझे सेकंड नंबर मांग रहा है जो कि लाइन नंबर 10 की वजह से है। तो मैं यहाँ पर
नंबर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट उसी लिहाज से डिस्प्ले हो रहा है। डिवीजन का रिजल्ट कुछ सही नहीं आ रहा, वो आ रहा है 5। सही क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 पहले डिवाइड हुआ था उन नंबर्स के लिहाज से जो यूजर ने दी थी। पहले 50 और 3 दिया था। इसको मैं आउटपुट थोड़ी और ऊपर कर रहा हूँ ताकि ये नजर आ जाए। तो 50 और 3 के लिहाज से लाइन नंबर 18 पे डिवीजन का रिजल्ट आया था, लेकिन यहाँ पर मैंने उस रिजल्ट को ओवरराइड कर दिया था 10 को 2 से डिवाइड कर, तो ये 5 इस वजह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो फिर रिजल्ट डिवीजन का वही आएगा जो नंबर 1 और नंबर 2 के लिहाज से था। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अब मैं रन करके देखता हूँ। वैल्यू में फिर से वही देता हूँ 50 एंटर 3, तो देखें अब डिवीजन का रिजल्ट सही आ रहा है। अगर आपने ये भी शो करना हो तो आप इसको किसी और वेरिएबल में सेव कर सकते हो। जिस तरह मैं इसको div1 कह देता हूँ, डिफरेंट वेरिएबल, ताकि पुराने वाला मेरा रिजल्ट ओवरराइट ना हो। इसमें भी रिजल्ट मैंने सेव करना है और इसको भी मैंने डिस्प्ले करना है। अब देखें इसमें एक एरर आ रहा है, मैं इस पे कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कहता है कि आपने div1 को डिक्लेयर नहीं किया, ये अनडिफाइन है। इसका मतलब है मैंने ऊपर डिक्लेरेशन में इसको डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे कॉमा के बाद लिखता हूँ div1। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो ये एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एरर शो नहीं कर रहा। अब जस्ट मैंने इसको नीचे डिस्प्ले करना है, मैं कोड को थोड़ा नीचे करता हूँ और जस्ट इसी लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि लिखने का टाइम मेरा सेव हो जाए। और मैं डिवीजन 1 कह देता हूँ। मैसेज में कुछ भी लिख सकता हूँ यूजर को दिखाने के लिए, जरूरी नहीं है कि मैंने ये सेंटेंस ठीक हो या गलत हो। और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिस्प्ले करता हूँ div1। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट कैसी आती है। फिर से मैं वही वैल्यू देता हूँ 50 और 3, तो देखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फिर div1 का रिजल्ट आ रहा है 5। अब 2 डिवीजन आ रहे हैं जो कि इन दोनों की वजह से ये पहले कैलकुलेट हुई और यहाँ पे डिस्प्ले हुई। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपने एक वेरिएबल को डिस्प्ले करना है तो उससे पहले उसे कैलकुलेट हो जाना चाहिए। जिस तरह मैं यहाँ पे div को डिस्प्ले कर रहा हूँ लाइन नंबर 25 पे, तो लाइन नंबर 25 से पहले मैंने उसे कहीं भी कैलकुलेट कर लेना है। बस शर्त ये है कि 25 से पहले हो, और मैंने किया हुआ 18 पर, तो ये भी ठीक है। इस वीडियो में आपने देखा 4 तरह के बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट सीखना चाह रहे हैं इसी चैनल से, तो इसी वीडियो से रिलेटेड मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए टास्क बनाए हैं और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो टास्क डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखनी चाहिए उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं।